नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद समस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे कि उस समय की राजनीतिक दशा कैसी थी और वहाँ से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके बने हुए थे? चांदी के बने हुए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये देखते रहे कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया है। यहाँ थोड़ा सा डल दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आपको भी पढ़ने में आएगा थोड़ा सा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क्ड सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड सिक्के कहा जाता है। ठप्पा देकर आहत सिक्के या पंचमार्क्ड सिक्के थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर करिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो देख रहे हैं, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी, ये सही सुमेलित है। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, ये भी सही सुमेलित है। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, ये भी संबंधित है। और कौशल की राजधानी जो दोस्तों क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ये सुमेलित नहीं है। और यही आपको क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। ईपी आरओ मैथ्स 2017 के क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मत्स्य के विराटनगर, और कौशल जो थी दोस्तों, कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिले थी। शेष सभी सही सुमेलित हैं। तो ये उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दो आता है, इसमें कुछ ट्रिक मिलाइए। नॉर्थ साउथ, कांपिल्य, अहिछत्र, ठीक है ना। तो अगर हम लोग नासिक कर लें, नासिक, तो वहां से नॉर्थ का अहिछत्र हो गया और साउथ का क्या हो गया? कांपिल्य। अगर हम लोग नासिक शब्द याद कर लें ऐसे, यस आई के होता है लेकिन हम लोग इसको आई को साइलेंट कर देते हैं। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य। देखिए छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन पूछे जाते हैं, आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर करिए फटाफट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है? राजा और राज्य, कौन से राजा किस राज्य से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों प्रदोत जो थे, प्रदोत, ये अवंती के राजा थे। ए3 कहाँ पर दिया हुआ? केवल एक जगह दिया हुआ है। और इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? आंसर सी निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन बाकी के सबको मिला लेते हैं। उदयन कहाँ के राजा थे? वत्स राज्य के राजा थे, वत्स। उसके बाद प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कौशल के राजा थे।
और अजात शत्रु कहाँ के राजा थे दोस्तों? मगध के। आप जानते हैं अजात शत्रु बहुत फेमस नाम है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए पूछा है यूपी पीसीएस प्री 2000 में और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये पूछते रहता है, प्रदोत जो थे अवंती के राजा थे, उदयन जो थे वत्स के राजा थे, प्रसेनजित कौशल के राजा थे, अजात शत्रु मगध के राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अभी हम लोग देखे हैं प्रदोत किस राज्य के राजा थे, बताइए। चंड, और ये एमपी पीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, बताइए। तो प्रदोत जो दोस्तों अवंती के राजा थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, प्रदोत जो अवंती के राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंड प्रदोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रदोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने उसे अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। तो चंड प्रदोत अवंती का राजा शासक था और बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर, बताइए। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी, बताइए। कलिंग में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या कर रहा है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापदम नंद की कलिंग विजय सूची सूचित होती है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापदम नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया। नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसे ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, बताइए। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? जो आप उज्जैन देख रहे हैं, हम लोग देखे थे नासिक। तो बताइए उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि उत्तरी पांचाल की राजधानी दोस्तों, नॉर्थ पांचाल की राजधानी क्या थी? अवंती थी। और साउथ पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। नॉर्थ पांचाल की राजधानी अवंती और साउथ पांचाल की राजधानी जो थी दोस्तों काम्पिल्य। तो वही कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, बताइए। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम जो दोस्तों अवंतिका था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उज्जैन काल का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है।
यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। तो उधर हम लोग पांचाल का देखे थे, नासिक जो था ये पांचाल का हो गया। अब हम लोग देखें उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। तो उत्तरी की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी की राजधानी महिष्मती। तो इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, नुस्म। क्योंकि पूछता है दोस्तों, देखिए इसी तरह से उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था। अवंती को ही अवंतिका भी कहा जाता। तो नुस्म याद कर लीजिए, इससे आपको NUSM। तो उज्जैन और महिष्मती। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे भी आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पूछा, निम्न महाजनपदों में से प्राचीन काल में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों से 4 दर्शाए गए हैं और ABCD द्वारा आपको बताना है कि ये कौन से स्थान हैं, बताइए। ये जो है कौन से स्थान हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो A से देख रहे हैं ये मत्स्य है, मत्स्य, आधा त आधा स, या मत्स्य हो गया। उसके बाद जो B से देख रहे हैं दोस्तों यही है अवंती, और C से जो देख रहे हैं ये वत्स है, और D से आप जानते हैं ये जो दिख रहा है जो अंग है, अंग। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्नगत मानचित्र में ABCD से 4 क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स और D से अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। मत्स्य महाजनपद जो राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था, इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती। तो ये मध्य पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसका देखे थे अभी, नुस्म। अवंती जो है नॉर्थ का जो उज्जैन हो गया और साउथ का महिष्मती हो गया। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। चंपा इसकी राजधानी थी। अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, चंपा इनकी राजधानी थी दोस्तों, भागलपुर मुंगेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, बताइए। महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, उसका नाम बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर स्टार करके दे रहा है। हम लोग देखते हैं क्या व्याख्या में दे रहा है। चलिए आप लोग देख लीजिए। मध्यमिका,
मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर बैराठ राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। तो मध्यमिका और विराटनगर दोनों का उल्लेख जो है दोस्तों कहाँ पर मिलता है? महाभारत और महाभाष्य में। और ये दोनों जो स्थान जो है दोस्तों राजस्थान के ही हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था क्योंकि दो उत्तर सही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र के संरक्षक थे, बताइए। पाटलिपुत्र के संरक्षक संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों उदयन को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। ठीक है ना। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनाकर की थी। उसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? जो स्थापित किया होगा वही बनाया होगा, बताइए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये आता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी तथा अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? बताइए। तो अभी हम लोग देखें कि पाटलिपुत्र कौन बसाया था दोस्तों। तो पाटलिपुत्र को बसाने वाले थे उदयन, हर्यक वंशीय शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? बताइए। राजधानी के रूप में चयन किया गया तो वहां पर तो पीछे वाले प्रश्न में कह रहा था कि उदयन नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए मौर्य वंश मारे चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन यहाँ पर उदयन दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? बताइए। उज्जैन से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रदूत की पुत्री, वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रदूत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? बताइए। प्रथम मगध साम्राज्य का
उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्था। तो ये वही इसका आंसर होगा, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता है, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। वह हर्यक कुल से संबद्ध था। यही हर्यक वंशीय शासक उदयन जो है दोस्तों क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजा बिंबिसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। तो ये था दोस्तों मगध। सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि और संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो कौशल अंग और काशी, ये याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि किसके साथ प्रतिद्वंदिता थी। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। गणतंत्र समझ रहे हैं ना, गणतंत्र माने जहां का राजा जो है कैसा हो, चुना हुआ हो। राजा जो है चुना हुआ हो, ऐसा नहीं कि वंशानुगत हो। बताइए, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, अर्थात बाकी सब गणतंत्र हैं थे जबकि एक गणतंत्र नहीं था। तो इसका आंसर दोस्तों स्टार करके दे रहा है, हम लोग देखते हैं क्या व्याख्या दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग, अलकल्प के बुली, केशपुत्र के कालाम और रामगाम के कोलिय, कुशिनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। ये था लिच्छवी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों।
लिच्छवियों द्वारा वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ के सर्वप्रमुख थे। लिच्छवी जो है वज्र संघ के सर्वप्रमुख थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, बताइए। तो अभी हम लोग देखे थे वैशाली में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो चेटक जो थी दोस्तों लिच्छवी से बिलोंग करती थी। ऑप्शन ए डी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चेटक जो है लिच्छवी से बिलोंग करती थी। चलिए आगे चलते हैं। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्र संघ के प्रधान वंशों में से एक था। ठीक है ना। लिच्छवी वज्र संघ के प्रधान वंशों में से एक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, बताइए। 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में सूचना मिलती है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्र, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, काम्बोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, बताइए। देखिए यहाँ पर है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लोग उसको देख लें, फिर डिटेल में देखेंगे हम लोग। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं। तो बताइए किनका नाम जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मगध, काम्बोज और अस्मक, ABC, इन तीनों का उल्लेख जो है दोस्तों पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। मगध, काम्बोज और अस्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में होता है। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है।
अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख है मगध, अस्मक, काम्बोज, गांधार, सुरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दोनों आप देखे ही हैं। और देखते हैं कि इसके अलावा और कुछ है, तो नहीं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। इन दोनों में दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में सूचना मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, बताइए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों? नासिक। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, बताइए। उत्तरी पांचाल की राजधानी दोस्तों अहिछत्र थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थे। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ जो दोस्तों, ये दोनों कुरु की राजधानी थे, जबकि मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। मथुरा जो दोस्तों सुरसेन की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कुरु के भी दो राजधानी इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर हो गया। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो अभी हम लोग देखें कि मथुरा किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो मथुरा जो है सुरसेन की राजधानी थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपा किस महानगर की राजधानी थी, बताइए। चंपा जो है दोस्तों किस महानगर की राजधानी थी? तो चंपा जो है अंग की राजधानी थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दिग्ग निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो अंग की राजधानी क्या हो गई? चंपा। और चंपा को क्या कहा जाता था दोस्तों? मालिनी। इसी चंपा को मालिनी महाभारत और पुराणों में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, बताइए। सुक्तिमती जो है कहाँ की राजधानी थी? तो सुक्तिमती जो दोस्तों चेदी की राजधानी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। इसकी राजधानी सोथिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, बताइए। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था दोस्तों? अस्मक। अस्सक लिखा है, इसको अस्मक भी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म
भागवती सूत्र में छठी शताब्दी के वर्णन में अस्मक, या देखिए अस्सक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। तो देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? अस्मक की राजधानी पैठन या पोतन, पैठन या पोतन, या इसको पोटली भी कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था। पोटली का प्राचीन नाम प्रतिष्ठान। तो अस्मक राज्य की राजधानी पैठन या पोतन, पोटली या प्रतिष्ठान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। बताइए कहाँ पर मत्स्य महाजनपद स्थित था? राजस्थान में दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? बताइए मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आप जानते हैं कि मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। ऑप्शन सी करेक्ट है। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। तो दोस्तों मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह। चलिए आगे चलते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। कह रहा है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। तो इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदय ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो ये पूरा खाका दे दिया है, ठीक है ना। मगध पर शासन करने पहला राजवंश था बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस मगध पर का प्रतापी शासक बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये बढ़िया चीज था, इसलिए उसका एक रिपीट कर देता हूँ। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइए मगध की प्रारंभिक राजधानी आप सभी जानते हैं कि राजगृह, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? बताइए मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। तो देखिए राजगृह का ही पूर्व नाम गिरिब्रज इसको कहते हैं। राजगृह को गिरिब्रज कहते हैं। पाटलिपुत्र भी मगध का, कौशाम्बी नहीं रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिब्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रहे, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन काल के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाई गई, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राजवंश का राज्य का शासन था।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है बताइए। तो ये अर्धचंद्राकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। अब ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा ही हम लोगों को। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास चंद्राकार क्रेसेंटिक था, अर्धचंद्राकार था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अपने पिता को मारकर वो बैठा, उसका पुत्र मार दिया उसको, ठीक है ना। ये पूछ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये है अजातशत्रु। अजातशत्रु ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न। उदयन और उदयन दोनों अलग हैं। कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। तो उदयन और उदयन दोनों अलग अलग हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था बताइए। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये जो दोस्तों हर्यक वंश से बिलोंग करता था अजातशत्रु। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था बताइए। इसमें अजातशत्रु ही अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया? किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया अर्थात मिलाया बताइए। तो ये दोस्तों अजातशत्रु जो है वज्जी गणराज्य को हरा करके इसको किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। वैशाली जो है वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों काशी कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटली ग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण कर लिच्छवियों को पराजित किया, उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न किसके शासनकाल में हुआ? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके समय में हुआ? तो ये हुआ दोस्तों शिशुनाग के समय में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो महापद्म नंद था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। तो ये पूछ लेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। तो शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, जिसको उग्रसेन भी कहा जाता था। और पुराणों में महापद्म नंद को दोस्तों सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। अपरो परशुराम कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? पूछ लिया ना मैं अभी आपको जो कह रहा था। कौन सा शासक जो है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये महापद्म नंद। महापद्म नंद को और किस नाम से जानते हैं, बताइए। महापद्म नंद को दोस्तों उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। उग्रसेन। और ये कौन कौन सी अपरो परशुराम हो गया और सर्व छत्रांतक, और जो है सर्व छत्रांतक के नाम से इसको जाना गया है। तो महापद्म नंद का नाम उग्रसेन भी है। इसको अपरो परशुराम और सर्व छत्रांतक कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, बताइए। वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था दोस्तों? तो इसका आंसर स्टार करके दे रहा है। देखते हैं क्या व्याख्या दे रहा है। चलिए आइए देखा जाए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। वाराणसी जो है काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। जिसमें हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी। शिशुनाग ने गिरिब्रज अर्थात राजगृह को अपनी राजधानी बनाई, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? बताइए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो ये दोस्तों घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हुआ था। मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। चलिए आगे चलते हैं। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। ठीक है ना। तो शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, गुप्त। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। बताइए कौन सा है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंदवंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। नंदवंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो बताइए कौन सबसे पहले आया, कौन बाद में आया? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद दोस्तों इसमें जो हम देख रहे हैं कि नंद वंश आया। उसके बाद आया है दोस्तों कौन? मौर्य वंश। उसके बाद शुंग वंश। तो 4, 1, 3, 2 ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हर्यक वंश हो गया। उसके बाद आया कौन? हर्यक वंश के बाद नंद वंश आया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग वंश। ये इनका कालक्रम हुआ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है ना। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए कुटुंब से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। चलिए तो फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 46 का दोस्तों। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। धार्मिक उथल पुथल का इसलिए क्योंकि इसी समय जो है गौतम बुद्ध और जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई दोस्तों। विश्व के सभी भागों में 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ये बात सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये भी बात सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो दोनों सत्य है दोस्तों। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाली क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुष्ट्र और पाइथागोरस थे। कन्फ्यूशियस, जरथुष्ट्र और पाइथागोरस थे। ये वही पाइथागोरस जो पाइथागोरस में आप गणित में पढ़ते हैं। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। तो जब ये सब अति हो जाती है तो उसका विनाश तय होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, बताइए। तो जीवक जो दोस्तों बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदूत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। अवंती नरेश चंड प्रदूत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। कालपी नगर जो है दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। चौथी सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। चौथी सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया था। तो कालपी जो है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी। तो कुरु की राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। ए4 दो जगह दिया हुआ है, बी और डी में। अब देखिए पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। उसके बाद भी ये अहिछत्र जो था दोस्तों उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, लेकिन यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी की बात नहीं किया है, तो इसलिए पांचाल की राजधानी अहिछत्र B3। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग मिला लेते हैं। कोसल की राजधानी क्या थी दोस्तों? साकेत। कोसल की राजधानी साकेत थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कोसल की राजधानी साकेत, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 के आंसर करिए फटाफट। और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? कौन असत्य है ये आपको बताना है। तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। श्रेणी व्यवस्था व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये बात सत्य है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी बात सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी,
ये भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये बात जो है गलत है। तो जो गलत है वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी, एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण, उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थीं। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो यही जो दूसरा गलत इसलिए था क्योंकि केवल उत्तर भारत का रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही और ये 50 क्वेश्चन आज हम लोग देखे और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे यूनानी आक्रमण, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।